हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजे मेडिकल्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हेपेटाइटिस ए। नाउ वी आर गोइंग टू सी द हेपेटाइटिस ई। सो हेपेटाइटिस वर्ड से ही मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ए में ही मैंने आपको इंट्रो दे दिया था कि हेपेटाइटिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हेपेटी हेपेटा मीन्स होता है लीवर एंड आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन। तो जब भी लीवर के सेल्स या लीवर के किसी टिश्यू में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो वो कंडीशन को हम हेपेटाइटिस बोलेंगे। दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर या इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर सेल्स। ओके, हेपेटाइटिस ई क्या है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताना चाहती हूँ। हेपेटाइटिस ए में भी मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक्सप्लेन की थी, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं अभी फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। तो लीवर क्या है? लीवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी पूरी, लार्जेस्ट हमारा ग्लैंड है पूरी बॉडी का। तो ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड एक तरह की बॉडी का ऑर्गन ही होता है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को सिक्रीट करता है, निकालता है। केमिकल्स निकालने का उसका पर्पस ये होता है कि वो बॉडी को बेनिफिट पहुंचाता है उन केमिकल्स के थ्रू। अब मैं हर एक पर्टिकुलर केमिकल की बात नहीं कर पाऊंगी। जैसे कि आप लीवर की अगर बात करें तो लीवर जैसे कि बाइल या बिलिरुबिन आपने सुना होगा। एक येलो कलर का केमिकल होता है, एक पीले कलर का पदार्थ होता है जो कि लीवर के थ्रू बाहर आता है। और ये बाइल क्या करता है कि हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, हमारी ब्लड का जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो एक तरह से ग्लैंड्स जितना भी काम कर रही होती हैं और जो भी वो केमिकल्स निकालते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। समझ गए? अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लीवर का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर इसमें कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो मेनली लीवर जो है वो बहुत तरह के फंक्शंस करता है। मैं सारे फंक्शंस आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको मेन चीजें बता देती हूँ। लीवर क्या करता है? आपके रेगुलेट करता है केमिकल्स को ब्लड के अंदर। एग्जाम्पल मैंने आपको बाइल बता दिया, बाइल का मेन फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि वो ब्लड के अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा लीवर जो है ड्रग मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। जब आप कोई ड्रग खाते हो तो उसका वो ड्रग जो है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा लीवर कराता है, जिससे कि पूरी बॉडी में वो ड्रग इजीली एब्जॉर्ब और यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ड्रग को यूटिलाइज कराने का बॉडी में काम कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। फिर इसके अलावा ये बहुत तरह के प्रोटीन्स को भी रिलीज करता है, प्रोटीन्स बनाता है। और आपको तो पता ही होगा कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के सेलुलर फंक्शन के लिए, सेलुलर एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रोटीन भी लीवर बना रहा है। ब्लड जो क्लॉट हो जाता है, मान लीजिए आपको चोट लग गई और आपका ब्लड जम गया, अगर वो क्लॉट ना हो तो क्या होगा? कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहेगी और आपके डेथ के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ब्लड क्लॉट फैक्टर्स भी लीवर बनाता है। इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है, दैट इज ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है और स्टोर करके रख लेता है। पहली चीज तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है वो हम हर चीज में लाइक ग्लूकोज लेते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोज जितना यूटिलाइज होना होता है उतना यूटिलाइज होता है। एक्स्ट्रा बचा हुआ ग्लूकोज लीवर जो है उस एक्स्ट्रा बचे हुए ग्लूकोज को लीवर जो है ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर कर लेता है। और जब भी आपको एनर्जी की नीड पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और आप यूटिलाइज उसको कर लेते हो। तो इससे भी ज्यादा बहुत सारे फंक्शंस हैं लीवर के, बट इतना आई थिंक इनफ है। आगे चलते हैं हेपेटाइटिस ई पे कि क्या है हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ई जो है ये एक तरह का लीवर इन्फेक्शन है। ऑब्वियसली आइटिस आ रहा है तो इन्फ्लेमेशन आ रहा होगा। तो लीवर के सेल्स में या लीवर के टिश्यूज में जब भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है वो हमारे हेपेटाइटिस के अंडर में आता है। ई है, बी है, ए है, डी है, जो भी है टाइप ऑफ हेपेटाइटिस है, तो वो डिपेंड करता है वायरस के ऊपर। अगर हेपेटाइटिस
ई का वायरस आपके लीवर के अंदर चला गया है तो आपको हेपेटाइटिस ई हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए का वायरस चला गया तो आपको हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। बी चला गया तो बी हो जाएगा। इसी तरह से हेपेटाइटिस के वायरस पे डिपेंड करता है कि आपके लीवर में कौन से हेपेटाइटिस ने घर बना लिया है। ओके, तो यहाँ पे ई पढ़ रहे हैं तो कॉजेटिव एजेंट कौन होगा? हेपेटाइटिस ई वायरस। कॉमनली डेवलपिंग कंट्रीज में ये मिलता है, क्यों? क्योंकि देखो, डेवलप्ड कंट्रीज बहुत एडवांस होती हैं, उनके पास कह सकते हैं कि वैक्सीन्स भी होती हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं चीजों को लेकर के। हमारे यहाँ देखा गया है कि कोई कहीं पर भी जाके टॉयलेट कर देता है, कोई कहीं पर भी जाके पी कर देता है ना, ब्लैडर खाली कर देता है। तो ये सारी चीजें, ये जो एक्टिविटी है कहीं पर भी जाके कर देना, इन एक्टिविटी की वजह से ही हेपेटाइटिस ई फैल रहा है। प्लस अभी तक हमारे पास हेपेटाइटिस पर्टिकुलर ई का अभी पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं आई है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी कोई भी जाकर के टॉयलेट कर देता है, रेलवे ट्रैक्स पे जाकर के कर देता है, तो जो भी पेशेंट हेपेटाइटिस ई के साथ है और अगर वो इधर उधर जाके वॉशरूम चला जाता है, टॉयलेट कर देता है, अपने फीसेस कहीं पर भी पास कर देता है, यूरिन कहीं पर भी पास कर देता है, तो वो एरिया अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो फीको ओरल रूट मीन्स होता है कि टॉयलेट के थ्रू हेपेटाइटिस ई फैल रहा है वायरस, और ओरल रूट के थ्रू भी फैल रहा है। मान लीजिए मैंने कुछ खाया और मैं इन्फेक्टेड थी और मेरा बचा हुआ खाना किसी हेल्दी पर्सन ने खा लिया तो उसको भी हेपेटाइटिस ई हो गया। इसके अलावा वाटर से भी हो जाएगा, मतलब कि कोई भी खाने वाली चीजें, पीने वाली चीजों से हेपेटाइटिस ई हो सकता है हेल्दी पर्सन को। डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई अगर आ गया मेरे तो भी मैं हेपेटाइटिस ई पास कर सकती हूँ, कफिंग के थ्रू कर सकती हूँ, और स्नीजिंग के थ्रू सामने वाले पर्सन को कर सकती हूँ, स्प्यूटम के थ्रू कर सकती हूँ, कैसे भी कर सकती हूँ अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो। नेक्स्ट देख लेते हैं इंसिडेंस रेट। 20 मिलियन पीपल हेपेटाइटिस वायरस से इन्फेक्टेड हैं वर्ल्ड वाइड, और ये डेटा अकॉर्डिंग टू WHO के थ्रू आया है। ऑनसेट कैसा है? एब्रप्ट है। एब्रप्ट मीन्स सडन ऑनसेट, लाइक अचानक से आपको दूसरे पर्सन से हो गया, बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता नहीं चलता, तो सडन इन ऑनसेट है ये। टाइप्स ऑफ डिजीज कैसा है? तो वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल ही डिजीज होगी, वायरल इन्फेक्शन होगा। ओके, टाइप ऑफ वायरस कौन सा है? आरएनए वायरस है। तो मैं आपको बता दूं, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, दो तरह के वायरस होते हैं। डीएनए वायरस ज्यादा डेंजरस नहीं होता है एज कंपेयर टू आरएनए वायरस। तो जो भी डिजीज आरएनए वायरस के साथ होती है वो डिजीज की वैक्सीन बनाना, उसको रीड करना, उसको क्योर करना मुश्किल पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डीएनए होता है ना। आरएनए मतलब हम जो है, हमारी बॉडी के अंदर जब डीएनए वायरस या बैक्टीरिया जाता है तो हम उसे अपनी बॉडी से कोरिलेट करके इजीली रीड करके उसकी वैक्सीन बना लेते हैं, पर आरएनए वायरस की वैक्सीन बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कहाँ पे? हमारे लीवर के अंदर, जो कि हेपेटाइटिस ई वायरस के थ्रू हो रहा है। कॉजेटिव एजेंट पहले ही बता चुकी हूँ, ट्रांसमिशन भी बता चुकी हूँ, रिपीट हो गया है। होस्ट कौन है, किसके अंदर ये इन्फेक्शन हो रहा है? मेनली ह्यूमन बींग्स के अंदर हो रहा है। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसफर हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ कम्युनिकेबल डिजीजेस। इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 9 हफ्ते, 2 to 9 वीक्स में ये इंक्यूबेट हो जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस इंक्यूबेशन पीरियड? देखो, जब वायरस अपने आप को अंदर फैला रहा होता है तब तक वो सिम्टम नहीं लाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम भी उससे झगड़ रही होती है, लड़ रही होती है। ठीक, तो वो सिम्टम तब तक नहीं ला पाता है। जब वो अपने आप को ढेर सारे फॉर्म्स में फैला लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है, तब वो हमारे सेल्स को इंजर्ट करता है और हमें साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो वो पीरियड, जिस पीरियड में वायरस अपने आप को फैला रहा है, उस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिस्क फैक्टर्स। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ज्यादा रिस्क पे हैं? तो पहले तो ओवर क्राउडेड एरिया में जो लोग रहते हैं, तो जितना ज्यादा क्राउडी एरिया में आप रहोगे उतना ज्यादा आपको हर तरह के डिजीज हो सकती है, स्पेशली कम्युनिकेबल डिजीजेस।
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये स्प्रेड कैसे होती है। तो अगर आप ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रहोगे, ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले एरिया में रहोगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि पेशेंट ज़्यादा मिले, ज़्यादा लोग, ज़्यादा पेशेंट, मतलब ज़्यादा चांसेस, ठीक? तो इस तरह से ओवर क्राउडेड एरिया सेफ नहीं है। नेक्स्ट है अनसैनिटरीज एरियाज। अनसैनिटरीज मीन्स होता है अनहेल्दी या अनहेल्थफुल भी आप बोल सकते हो एरियाज। वो एरियाज जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं की जाती है, वो एरियाज जहाँ पे प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, ये सारी चीजें फॉलो नहीं की जाती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम वगैरह, ठीक है। तो वो ज्यादा क्राउडी एरिया भी होते हैं, और अनाथ आश्रम वालों के पास या ऑर्फनेजेस वालों के पास इतना ज्यादा तो नहीं होता है कि वो हर एक चीज को प्रोटेक्ट करके लेके चले। तो ऐसे एरियाज में अगर किसी एक को डिजीज हुई है तो वो बाकी लोगों में फैलने के चांसेस बढ़ा देती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में मेनली आपका इन्फेंट भी आ जाएगा, और वो चिल्ड्रन जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है। क्यों? क्योंकि देखिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन स्कूल जाएंगे, क्राउड एरिया में रहेंगे, प्लस चिल्ड्रंस की इम्यूनिटी कम होती है, जिस वजह से उनको इजिली हो सकता है। एडल्ट में एब्रप्ट ऑनसेट हेपेटाइटिस का होता है, मतलब सडन ऑनसेट होता है। इसका कोई अभी तक ये नहीं पता, पर्टिकुलर नहीं पता चला है कि हो ही जाएगा। लेकिन सडन अगर किसी को किसी से हो गया, मान लीजिए कि मुझे नहीं पता है कि सामने वाले को हेपेटाइटिस है और मैं गई और उससे सडन कांटेक्ट में आ गई, तो मुझे हो गया। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि प्रेग्नेंट वुमेन को अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो उनके अंदर से उनके बेबी को ट्रांसफर होने में टाइम नहीं लगता है। लाइक वायरस जो है प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर से बेबी में भी जा सकता है। नेक्स्ट है इटियोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी एज ऑलवेज मैं इटियोलॉजी से स्टार्ट करूंगी। लाइक वायरस जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू कैसे भी करके किसी को चला गया, किसी के अंदर चला गया, वो पर्सन एक्सपोज हो गया वायरस से, हेपेटाइटिस वायरस से। इसके बाद क्या हुआ कि वो वायरस हमारे लीवर के अंदर गया और उसने इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन करना स्टार्ट कर दिया। इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन करने के बाद उसने क्या किया, हेपेटोसाइट डैमेज किया। हेपेटोसाइट मीन्स होता है हिपैटिक लीवर्स। तो ये देख लो, ये हिपैटिक यानी लीवर के अंदर की इमेज है। ये जब इन्फेक्शन ये ब्लड सप्लाई में गया तो उसने आसपास के सेल्स को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। डैमेज हुए सेल्स जो है वो अपने आप को रिकवर अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो एक तरह का नेक्रोसिस पैदा कर देंगे। नेक्रोसिस मीन्स सड़न, लाइक खराब चीज जिसके अंदर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो वो चीज वहां पे एक तरह की रुकावट पैदा करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी, है ना। कोई चीज सड़ गई है तो वो चीज वहां पे लाइफ तो नहीं है, तो वो आसपास के एरिया को भी क्या करेगी, सड़ा देगी और डैमेज कर देगी। तो आसपास के सेल्स भी इस तरह से डैमेज होने लगेंगे। इसके अलावा एक रीजन और भी है नेक्रोसिस होने का। जब हमारे लिवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारे लिवर के अंदर एंटीबॉडीज, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिवेट होगा और एंटीजन को किल करने की कोशिश करेगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई में क्या होगा, आसपास के हेल्दी सेल्स भी क्या होंगे, इंजर्ड हो जाएंगे। इस तरह से भी नेक्रोसिस कॉज होगा। जैसे जैसे नेक्रोसिस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे लीवर सेल्स का जो फंक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा। अल्टर्ड लिख लो या डिक्रीज लिख लो, सेम चीज है। अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो गया और इस कंडीशन को मैनेज नहीं कर पाया और परसिस्टेंस ऑफ द कंडीशन हुआ। परसिस्टेंस मीन्स होता है कंटिन्यूअस सेम कंडीशन चल रही है, कंटिन्यूअस नेक्रोसिस या डैमेज चल रहा है, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, वर्स कंडीशन हो जाएगी, बहुत ही गंदी खराब कंडीशन हो जाएगी और आप कहाँ चले जाओगे, गॉड के पास, रेस्ट इन पीस हो जाओगे आप। सुना है ना वो मिर्जापुर में, रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो भाई सिंपल सी चीज है। तो इस कंडीशन में अब आपको क्या आएगा, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ओके, साइन एंड सिम्टम सीवियर हो गए तो आप रेस्ट इन पीस हो जाओगे। तो साइन एंड सिम्टम्स अगर डिस्कस करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड है हमारा साइन एंड सिम्टम्स, प्रोड्रोमल स्टेज और इरेक्टिक स्टेज। तो प्रोड्रोमल स्टेज को हम स्टार्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। ये मैंने आपको हेपेटाइटिस ए में भी एक्सप्लेन किया था। प्रोड्रोमल स्टेज 15 दिन की होती है। 15 दिन से 60 दिन के बीच में ये स्टेज चलती रहती है। इस बीच में अगर अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो गया तो ठीक है,
इसके बाद सीवियर स्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। माइल्जिया, देखो माइल्जिया पहले नोट हो गया है। पहले हम स्टार्ट करते हैं फीवर से। क्यों? क्योंकि फीवर होगा जब हमें अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फीवर क्यों आता है, मैंने हर वीडियो में आपको बताया, इसमें भी बता देती हूँ। फीवर तब आता है जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन अंदर चला जाता है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, बॉडी को बोलता है ऐसा है कि तुम हीट प्रोड्यूस करो। हो सकता है हीट प्रोड्यूस करने की वजह से वो इन्फेक्शन की डेथ हो जाए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए। तो बॉडी क्या करती है, अपने आप को हीट कर देती है, गर्म कर देती है, उसी को हम फीवर बोलते हैं। फीवर के साथ साथ एनोरेक्सिया होगा आपको। एनोरेक्सिया मीन्स होता है भूख ना लगना। तो जब हमें कुछ हो जाता है तो हमारी भूख मर जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस करने लगता है और बहुत कम फोकस करता है उन चीजों पे जिनकी अभी ज्यादा नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल मतलब हंगर, है ना, इन सारी चीजों पे कम फोकस करता है, तो हमें भूख कम लगने लगती है। समझ गए? फिर आते हैं नोजिया वॉमिटिंग। अब ये नोजिया वॉमिटिंग क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। तो एक केमिकल रिलीज होता है हमारे लीवर से, कह सकते हैं। तो लीवर का एक काम है कि वो एक तरह का एल्ब्यूमिन रिलीज करता है, जिसका मेन फंक्शन है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखना। इसके अलावा किडनी फंक्शन को भी मेंटेन रखता है, हमारे एब्डोमेन के फंक्शन को भी मेंटेन रखता है। ठीक, तो जब हमारे लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारा एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लीवर उसे बना ही नहीं पाएगा। एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, उस तो वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो जो है फ्लूइड को रोक नहीं पाएगा। एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारे ब्लड सप्लाई में जाने लगेगा। एक्स्ट्रा फ्लूइड जो कि हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारे एब्डोमेन में जाने लगेगा। जब वो हमारे एब्डोमेन में जाने लगेगा तो एब्डोमेन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम असाइटिस बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको असाइटिस दिखा देती हूँ, ये देख लो। आपने इस तरह का एब्डोमेन देखा होगा बहुत लोगों का, उसके अंदर पानी भर जाता है, उसी को हम असाइटिस बोलते हैं। ये एल्ब्यूमिन की वजह से हो रहा है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है असाइटिस होने नहीं देता है। लीवर के अंदर एल्ब्यूमिन बनता है और लीवर इंजर्ड हो चुका है तो एल्ब्यूमिन भी डिफेक्ट हो गया। अब जब आपको असाइटिस हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको भूख नहीं लगेगी और आपको क्या लगेगा, नोजिया वॉमिटिंग। अननेसेसरी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन की वजह से आपको फील होगा नोजिया और वॉमिटिंग। इसके अलावा जब आप खाओगे नहीं तो आपका वेट लॉस होगा। जब आप खा पी नहीं पाओगे, वॉमिटिंग नोजिया होती रहेगी बार बार आपको, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एसाइटिस की वजह से, नोजिया वॉमिटिंग की वजह से, बार बार वॉमिटिंग करने की वजह से आपको एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। ये सारी चीजें होने के बाद आपको माइल्जिया होगा। माइल्जिया मीन्स होता है मसल पेन। मसल पेन इसलिए होगा क्योंकि आपकी मसल वीकनेस हो रही है, आप फूड नहीं ले पा रहे हो, जो कि मसल्स को एनर्जी की नीड होगी तो फूड से मिलेगी, तो आप फूड नहीं ले पा रहे हो तो मसल वीकनेस हो जाएगी। मसल के देखो, बोन से पहले मसल आता है हमारा, है ना, स्केलेटल मसल्स बोन्स के ऊपर होता है। जब मसल्स में वीकनेस आ गई है तो बोन्स में वीकनेस आने में टाइम नहीं लगेगी। आर्थ्रेल्जिया मीन्स होता है जॉइंट्स पेन। तो जॉइंट्स पेन इसलिए होगा क्योंकि मसल वीकनेस के साथ साथ बोन वीक भी हो रही है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो डिक्रीज हो चुका है। अगर इस प्रोड्रोमल स्टेज को आप मैनेज नहीं कर पाए या आपका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं चला तो आपकी एक सीवियर स्टेज आ जाएगी, जिसको हम क्रोनिक स्टेज भी बोलते हैं। दैट इज इक्टेरिक स्टेज। इक्टेरिक मीन्स होता है येलोइश कंडीशन। ठीक है, तो अब आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे, येलो मीन्स जॉइंटिस। ठीक, तो जॉइंटिस क्यों हो रहा है वो भी मुझे आपको बताना है। तो जिस तरह से लीवर सेल्स हमारे डैमेज हो रहे हैं, पहले आप इस लीवर को देख लो। इस लीवर के अंदर आपको एक ग्रीन कलर की ये पाइप दिख रही होगी, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। बिलिरुबिन लेवल जो कि हमारे लीवर के अंदर बनता है, वो इस बाइल डक्ट के अंदर जाने के बाद सीधे इंटेस्टाइन में जाकर के जितना यूज होना होता है इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जितना भी वेस्ट होता है वो उसको बाहर निकाल देती है। समझ गए? ऐसे काम चलता है।
अब अगर जब लीवर में इतना इन्फेक्शन हो चुका है तो बाइल डक्ट भी इंजर्ड हो गई होगी, इसमें भी इन्फेक्शन हो गया होगा, इन्फेक्शन की वजह से नेक्रोसिस इसमें भी हो गया होगा, नेक्रोसिस की वजह से ये ब्लॉकेज हो गया होगा इसके अंदर। तो जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो अब बाइल का रास्ता तो बंद हो गया, बाइल जहां से निकलता था बाहर वो तो बंद हो गया, अब बाइल जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो सिंपल सी चीज है, बाइल कहाँ जाएगा? ब्लड सप्लाई के अंदर। अब यहाँ पे छोटी छोटी जो ब्लड सप्लाई होगी बाइल उसके अंदर चला जाएगा। जब बाइल डायरेक्ट या बिलोरुबिन डायरेक्ट ब्लड सप्लाई के अंदर जाएगा तो हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को डिक्रीज करने लगेगा, मतलब हीमोग्लोबिन लेवल को इंजर्ड करने लगेगा। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स भी लाएगा, ठीक है, जैसे कि अब ब्लड सप्लाई में अगर कोई चीज चली गई है तो ब्लड सप्लाई तो आपकी पूरी बॉडी में जाती है, तो जब बाइल पूरी बॉडी में जाता है और बाइल येलो कलर का होता है तो वो आपके बॉडी को येलो कर देगा, जिसको हम जॉइंडिस बोल देंगे, समझ गए? तो आपका यूरिन भी येलो कलर का होने लगेगा, स्टूल भी आपको येलो कलर का होने लगेगा। इसके अलावा ये मैं आपको भी बताती हूँ, इसके अलावा स्किन भी आपको येलो कलर की दिखने लगेगी, है ना? आपकी स्किन में और आपकी आईज में जहां जहां व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉडी है वो येलो कलर का इजीली दिखने लगेगा, जैसे कि स्क्लेरा यानी कि व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई जो है वो येलो कलर के दिखने लगेगी। आपके नेल्स पिट्स जो होते हैं, नाखून जो होते हैं, वो भी येलो कलर के दिखने लगेंगे। इसके अलावा स्किन के नीचे भी छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स की जो पतली पतली छोटी छोटी पतली पतली जो ब्रांचेस होती हैं उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ये उन जगह पे जाती हैं जहां पे मोटी ब्लड सप्लाई नहीं जा सकती, ठीक है, थिक ब्लड सप्लाई नहीं जा सकती, तो थिन कैपिलरीज वहां पे जाके ब्लड सप्लाई करती हैं। तो पूरी स्किन के नीचे आपको कैपिलरीज मिलती हैं, तो स्किन कैपिलरीज के अंदर भी बिलिरुबिन लेवल है, तो सिंपल सी चीज है, स्किन भी आपको येलो कलर की दिखने लगेगी। और इसके साथ साथ जब अननेसेसरी बिलिरुबिन लेवल स्किन के नीचे मिल जाएगा तो वो एक तरह का सिम्टम कॉज करेगा, दैट इज रैशेस, ठीक है। इसके अलावा प्लूराइटिस, प्लूराइटिस क्या होता है? प्लूराइटिस मीन्स होता है ईचिंग, ठीक है, स्किन पे आपको अननेसेसरी ईचिंग होगी पूरी बॉडी में, रैशेस होगा पूरी बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखेंगे। जब आपके इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर पाएगी तो आपको डायरिया हो जाएगा। मलाइज मीन्स होता है फीलिंग ऑफ वीकनेस, फीलिंग ऑफ इलनेस। तो जब आप इतना ज्यादा इल हो चुके हो तो फीलिंग की क्या बात है, वो तो आपको होगा ही होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे सिम्टम्स। आगे चलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन में एज ऑलवेज जैसे कि हम पूछते हैं कि क्या वो किसी क्राउडी एरिया में रहते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन क्या है उनका ऑक्यूपेशन, क्या वो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, क्या वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं मतलब पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं तो वो हर जगह पे जाएंगे, हो सकता है कि वो ऐसे एरिया में चले गए हों जहां पे इसके केसेस मिल रहे हों, ठीक है। क्या पता वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हो पेशेंट के जो कि हेपेटाइटिस के साथ इन्फेक्टेड हो, क्या पता उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, क्या पता कि ब्लड के थ्रू वायरस अंदर चला गया हो सकता है कि उनको निडल प्रिक हुई हो और सेम निडल इन्फेक्टेड पर्सन की सेम निडल उनको प्रिक हो गई हो, इस तरह की आपको पूछना है उससे। क्या पता उनको हेपेटाइटिस हुआ हो, मतलब अगर आपको सॉरी हेपेटाइटिस बोल रही हूँ, HIV हुआ हो। अगर आपको HIV हो जाएगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा और आपको हर तरह के डिजीज कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आप हेड टू टो एग्जामिनेशन करने से पहले वाइटल साइन चेक करोगे। वाइटल साइन में आपको टेम्परेचर और पल्स दोनों इंक्रीज मिलेंगे। फिर आप हेड टू टो एग्जामिनेशन करोगे जिसमें आपको स्किन जो है वो येलोइश, पेल येलोइश कलर की मिलेगी। आईज की जो स्क्लेरा है, व्हाइट पोर्शन ऑफ द आईज है, वो भी आपको येलो मिलेगा। फेस आपको पेल येलो मिलेगा। हैंड के नेल्स आपको येलो मिलेंगे। इसके अलावा उनको आप डायरिया के बारे में पूछ लोगे कि उनको डायरिया तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप उनकी स्किन देख लोगे कि स्किन पे पैचेस तो नहीं पड़ गए हैं। इसके अलावा आप उनसे पूछोगे कि उनको पूरी बॉडी में ईचिंग तो नहीं हो रही है, वीकनेस तो नहीं है। असाइटिस आपको चेक करना पड़ेगा, फैटीग आपको चेक करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है आपका एलाइजा टेस्ट।
एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ये एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हमें एंटीबॉडीज का प्रेजेंस मिलता है। हम ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं या नहीं। नेक्स्ट है आपका पीसीआर टेस्ट, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये भी एक तरह का ब्लड टेस्ट है। इसमें हमें क्वांटिटी ऑफ द वायरस मिलेगा ह्यूमन प्लाज्मा के अंदर, कि वायरस कितना ज्यादा अंदर रेप्लिकेट हो चुका है। जितना ज्यादा वायरस रेप्लिकेट हुआ होगा उतना ही सीवियर कंडीशन हम उसे मान लेंगे। नेक्स्ट है आपका ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में आपको WBC काउंट इंक्रीज मिलेंगे, क्यों? क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। इसके अलावा लीवर बायोप्सी कर लेंगे। तो लीवर बायोप्सी में हम एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं लीवर का और उसे भेज देते हैं लैब में। लैब में उसको स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि लीवर में किस तरह का वायरस है, कितना ज्यादा रेप्लिकेशन हो चुका है और वो वायरस कितना स्ट्रांग है आगे डिजीज को करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इम्यूनो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। इम्यूनो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट में हम सीरम ले लेंगे बॉडी का। सीरम लेने के बाद उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर में रखेंगे और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन। एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों एक दूसरे से अटैच मिलेंगे। मान लीजिए ये आपका एंटीजन है, मतलब आपका वायरस है, और इससे अटैच आपको एंटीबॉडी मिलेगी, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडी होती है कुछ इस तरह से होती है ना, ऐसे करके वो आपको मिलेगी। ठीक, अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है और अब तो डिक्रीज भी हो गया है, दैट्स व्हाई जो रेप्लिकेशन है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है हेपेटाइटिस ई का। हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें उसको रेस्ट देना है। इसके अलावा डाइवर्शनल थेरेपी दे सकते हैं। डाइवर्शनल थेरेपी मीन्स होता है कि उनका माइंड को डाइवर्ट करके रखना है। वो इसलिए क्योंकि जितनी भी वो टेंशन लेंगे अपने डिजीज कंडीशन को लेकर के, डिजीज की अगर वो टेंशन लेंगे तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो स्ट्रेस हार्मोन जो इंजर्ड टिश्यूज हो चुके हैं उनको रिकवर नहीं करने देगा। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ जाता है तो इंजर्ड टिश्यूज जल्दी रिकवर नहीं हो पाते हैं और लीवर डैमेज बढ़ता चला जाएगा। समझ गए? तो उनको डाइवर्जनल थेरेपी देनी है। इसके अलावा हमें एंटीवायरल थेरेपी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि हर ड्रग का अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, वो लीवर के थ्रू हो रहा है और लीवर इज नॉट इतना केपेबल कि वो उस ड्रग को मैनेज करा पाए बॉडी के लिए। ठीक है, तो अवॉइड करना है अननेसेसरी ड्रग्स को देने के लिए। न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना है। आप उन्हें ऐसा न्यूट्रिशन दोगे जो वो इजीली डाइजेस्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल उनको आप कह सकते हैं जूस दे सकते हो, वेजिटेबल सूप दे सकते हो और दलिया दे सकते हो, दाल का पानी, साबुदाना, ये सारी चीजें आप दे सकते हो जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट कर ले। दैट इज सेमी सॉलिड डाइट और लिक्विड डाइट में से आप कुछ भी दे सकते हो। प्लस हाइजीन मेंटेन करके रखनी है जिससे कि आसपास का एरिया इन्फेक्टेड ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये आसपास के एरिया के साथ साथ आसपास के ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्टेड कर सकती है। रेस्ट देना है, तो मैंने आपको बताया कि रेस्ट नहीं करोगे तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि रेस्ट क्या करता है, जितना भी आप ज्यादा रेस्ट करोगे उतना ही बॉडी कम ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगी, उतना ही सेल्स कम फंक्शन करेंगे और जो इंजर्ड एरिया है, जो डैमेज्ड एरिया है, उनकी रिकवरी में ज्यादा अच्छे से रिकवरी होगी। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी रेस्ट करती है तो हमारी बॉडी उस एरिया पे ज्यादा फोकस करती है जिस एरिया पे इंजरी वगैरह हुई हो। ठीक है, तो अब जब आप रेस्ट करोगे तो जिस एरिया में इंजरी हुई है उस एरिया में टिश्यू हीलिंग या कह सकते हैं सेल हीलिंग इजिली हो जाएगी। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक्स आप दे सकते हो अगर ज्यादा फीवर आ रहा है तो। हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स बट आपको अवॉइड करना है, जैसे एमॉक्सिसिलिन हो गया, जैसे आप कह सकते हो कि पेनिसिलिन हो गया, हाई एंटीबायोटिक्स हो गए। ये सारी चीजें एक्चुअली क्या करती हैं, इनके ज्यादा चांसेस होते हैं एलर्जिक रिएक्शन करने के लिए।
तो ऑलरेडी उसकी पूरी बॉडी में रैशेस हो रखे हुए हैं, लीवर पे ज्यादा हाई डोजेस आप लोगे तो ज्यादा लीवर पे असर पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। प्रोग्नोसिस इज एक्सीलेंट व्हेन यू फॉलो ऑल दीज मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोग्नोसिस तभी एक्सीलेंट होगा जब आप वो सारी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। नेक्स्ट है आपका मेडिकल केयर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सपोर्टिव थेरेपी तो बता चुकी हूँ। डाइट प्लान में आप ऐड कर सकते हो, इनकरेज द एडिकेट डाइट, एडिकेट डाइट आप दे सकते हो। अल्कोहल को आपको अवॉइड करना है ना, अल्कोहल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल टिश्यू इंजरी को इंक्रीज करती है। मेडिकेशंस अवॉइड करना है जो कि आपके लीवर के लिए हार्मफुल हो, वो भी आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक डाइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आप जो मैंने सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट बताई है वो आप इजिली फॉलो कर सकते हो। हॉस्पिटल क्राइटेरिया देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में हमें पेशेंट को एडमिट करना ही करना है। जब आपके पास ओपीडी में पेशेंट आएगा तो आपको कब उसको एडमिट करना है, ये क्राइटेरिया हम देखने वाले हैं। फर्स्ट एज, तो एज अगर ज्यादा होगी, देखो एज ज्यादा होने से इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी स्लो फंक्शन करने लगती है, ब्रेन स्लो फंक्शन करने लगता है। तो एज अगर ज्यादा होगी तो इम्यून सिस्टम डिक्रीज होगा और कंडीशन सीवियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे एडमिट कर लेना है। इसके अलावा फीवर ज्यादा आ रहा होगा और बार बार पैरासिटामोल देने से भी वो ठीक नहीं हो रहा है, बार बार वॉमिटिंग आ रही है, तो अगर ऐसा चलता रहा तो पेशेंट कंटिन्यूस वीक होता रहेगा और डिहाइड्रेट होता रहेगा और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी क्या होगा, असर पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन में पेशेंट को तुरंत एडमिट कर लेना है। क्लिनिकल साइंस ऑफ द हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। हिपैटिक मीन्स होता है लीवर, इंसेफेलोपैथी मीन्स होता है कि डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन। इंसेफ्लॉन जो होता है वो ब्रेन के अंदर होता है। तो जब हिपैटिक की वजह से ब्रेन में डिसफंक्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बिलिरुबिन लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो ब्रेन में चला गया और ब्रेन क्या हो रहा है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, ब्रेन के सेल्स डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द बिलिरुबिन लेवल। अब ब्रेन के सेल्स क्यों डैमेज होंगे, क्योंकि जब बाइल ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारी आरबीसीज को डैमेज करने लगता है। अगर ब्रेन में जाने वाले आरबीसीज डैमेज हो जाएंगे तो ब्रेन हमारा डिसफंक्शन करने लगेगा। तो इस कंडीशन में हमें तुरंत क्या करना है, एडमिट कर लेना है। हैमरेज हो सकता है, यानी कि लीवर में हैमरेज हो सकता है, लीवर में इतना इन्फ्लेमेशन हो चुका है कि लीवर के जो आरबीसीज हैं वो और लीवर के जो ब्लड सप्लाई है, वेसल्स हैं, उनके अंदर इतना इन्फेक्शन फॉर्मेशन हो गया है कि वो बाद में फट सकती हैं, जैसे हमने हैमरेज बोल दिया। असाइटिस हो सकता है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर 3 ग्राम ऑफ दी पैरासिटामोल से ज्यादा आपने ले ली है और एस्पिरिन आप ले रहे हो, ठीक है, कई दिनों से, 1 हफ्ते से, और फिर भी आपको कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक, ना पेन में और ना ही आपको फीवर में, तो तुरंत आपको उनको एडमिट कर लेना है। एनीमिया, अगर एनीमिक है, जो पेशेंट है वो पहले से एनीमिक है, तो आपको तुरंत उसको एडमिट कर लेना है। क्यों? क्योंकि ब्लड की जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है, बिकॉज ब्लड में भी इन्फेक्शन हो चुका है। तो ब्लड हम घर पे तो नहीं चढ़ाएंगे, तो हमें क्या करना है, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेना है। कार्डियोपैथी, जब हार्ट डिसफंक्शन करने लगे तो उसको कार्डियोपैथी कहते हैं। तो हार्ट डिसफंक्शन क्यों करेगा, हो सकता है उसका बीपी चेंजेस आ रहे हो सकता है कि उसको रिदमिक चेंजेस आ रहे हो, बीट नहीं कर पा रहा हो, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। कार्डियोपैथी हो क्यों रहा है, ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से वो ब्लड हमारे हार्ट में भी जा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। सिरोसिस एक तरह की कंडीशन है जिसमें टिश्यू नेक्रोसिस, सीवियर टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है, या क्रोनिक कंडीशन ऑफ द नेक्रोसिस हो जाती है, उसको हम सिरोसिस बोलते हैं, जिसमें हमारे लीवर के चांसेस फेल होने के हो जाते हैं। पेशेंट का अगर HIV एड्स है, पेशेंट को हमें तुरंत उसको एडमिट कर लेना है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा डिक्रीज है और वो और भी डिजीज से कवर हो सकता है और दूसरों को भी फैला सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इन्फेक्टेड लीवर को हटा के हेल्दी लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को बोलना है कि बेड रेस्ट करे। रेस्ट का पर्पस मैं आपको बता चुकी हूँ। हेल्थ टॉक में आप उनको बताना है कि किस तरह से वो ठीक हो सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कवर करके रखें, यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करें, ग्लविंग, गाउनिंग, मास्किंग यूज करें जिससे कि अदर लोगों को इन्फेक्शन ना फैले। उनको डाइवर्जनल थेरेपी देना है। उनको आपको बोलना है कि ही विल बी फाइन सून, जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जितना वो स्ट्रेस लेंगे उतना ही लीवर इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रिवेंटिव प्रोमोटिव मेजर्स देना है, उनके आर्टिकल्स को सैनिटाइज करना है, उनके इक्विपमेंट्स को सैनिटाइज करके रखना है, उनके कह सकते हैं उनको ग्लविंग, गाउनिंग, मास्किंग के बारे में बताना है, अप्लाई करने के लिए बोलना है जिससे कि कम से कम इन्फेक्शन स्प्रेड हो। डाइट प्लान करना है। डाइट प्लान में मैं आपको डाइट प्लान पहले ही बता चुकी हूँ। सपोर्टिव थेरेपी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट को इनहेंस करना है। मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स होता है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है नर्सेस को। क्यों? क्योंकि अगर नर्सेस सेफ नहीं रहेंगी तो वो दूसरों को क्या सेव करेंगे। तो नर्सेस को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने आप को कैसे इस तरह के कम्युनिकेबल डिजीजेस से सेव कर सकें। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग डिजीज। पेशेंट और उसकी फैमिली का राइट होता है कि उनको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनके डिजीज के बारे में। ठीक है, कि कितनी सीवियर हो गई है, क्या हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कितनी जल्दी ठीक हो सकती है। पेशेंट का राइट होता है कि उसको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। रिड्यूस द डिमांड ऑफ द लीवर। लीवर पे ऐसी चीजों को यूज नहीं करना है जो लीवर पे लाइक प्रेशर दे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एमोक्सिसिलिन ड्रग्स वगैरह, इस तरह की ड्रग्स आपको अवॉइड करनी है। हाई एंटीबायोटिक ड्रग्स आपको अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि लीवर इस टाइम पे फंक्शन नहीं कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट फॉलो करोगे तभी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट होगा। फॉलो अप केयर करनी है। जब पेशेंट ठीक हो जाए तो उसको टाइम टू टाइम सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है कि कब उसको रिटर्न आना है, क्या ट्रीटमेंट उसका फॉलो करना है, अपने डॉक्टर से कब कब मिलना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पेशेंट को देनी है। वैक्सीनेशन की अपडेट अगर देखें तो चाइना के पास ये हेपेटाइटिस ई, पर्टिकुलर हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन है और अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स देखें तो प्रिवेंशन हमें कैसे करना है। अगर मान लीजिए कोई आप ऐसी एरिया में रहते हैं जहां पे केसेस ज्यादा मिल रहे हैं हेपेटाइटिस ई के, तो आपको नॉर्मल वाटर यूज नहीं करना है, पैक्ड बॉटल मंगवाइए, उससे आप अपना एक्टिविटी कंप्लीट करिए। इसके अलावा आप वाटर को बॉईल करके ड्रिंक कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं, प्लस वेजिटेबल्स को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि बॉइल्ड वाटर के थ्रू आप अगर वॉश करेंगे तो वायरस एप्लीकेशन या वायरस को एंट्रेंस के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। रॉ मटेरियल मीट को अवॉइड करना है। कुक अच्छे से फूड को कुक करिए, अच्छे से मीट को कुक करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे से कुक नहीं करेंगे तो अगर उसके अंदर वायरस होगा तो वो उसकी डेथ नहीं होगी। अच्छे से कुक करने पे आपके वायरस की डेथ हो जाएगी। इसके अलावा बॉइल वाटर यूज करिए एज अ प्योरिटी वाटर। ठीक है, प्योर हो जाता है, बॉईल कर देते हैं वाटर 0 डिग्री पे, वो सॉरी 100 डिग्री पे। तो जब आप बॉईल कर दोगे वाटर को तो जितनी भी अंदर इन्फेक्शन होगा वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। हैंड को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहना है। हैंड वॉशिंग इज द बेसिक प्रोसीजर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप अपने हैंड से ही हर चीज को टच करते हो। अगर आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करते रहोगे, बार बार चीजों को टच करोगे एंड हैंड वॉश प्रॉपरली करते रहोगे तो जो वायरस होगा वो आपके हाथों से हट जाएगा, और अगर आपने प्रॉपर हैंड वॉश नहीं किया तो वो आपके माउथ और नोज के थ्रू अंदर चला जाएगा। इसके अलावा बेसिक चीजें देख लेते हैं प्रिवेंटिव। ये भी प्रिवेंटिव मेजर्स है। अगर आपको पिछला वाला नहीं लर्न हो रहा है तो आप हेपेटाइटिस के बेसिस पे प्रिवेंटिव मेजर्स लर्न कर सकते हो। एच फॉर हैंड वॉशिंग बता चुकी हूँ। ई फॉर ईट लो फैट एंड हाई क्रैब्स डाइट। ठीक है, तो लो फैट डाइट इसलिए क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म भी लीवर के अंदर होता है, तो हमें लीवर को प्रेशर नहीं देना है। हाई कर्ब्स डाइट मीन्स होता है हाई कार्बोहाइड्रेट, सॉरी इसको शॉर्ट में लिख दिया है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हम क्यों फॉलो करेंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हम क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, पर्सनल प्रोडक्ट को शेयर नहीं करना है, एक्टिविटी को लाइक डिक्रीज करना है, पेशेंट को रेस्ट करना है, टॉक्सिक सब्सटेंस को अवॉइड करना है। एग्जाम्पल एमोक्सिसिलिन वगैरह हो गई, ड्रग्स के बेसिस पे अगर देखा जाए,
या तो अल्कोहल हो गई जो कि आपको आपकी लीवर इंजरी में हेल्प करती है। इंडिविजुअल बाथरूम होना चाहिए, लाइक अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको आपको अलग उसकी हर एक चीज होनी चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन हर किसी को ना फैले। टेस्टिंग रिजल्ट्स आपको चेक करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टेस्ट करा लिया उसके बाद आपने सालों साल कराया नहीं। आप अपना ओवरऑल पूरी बॉडी का टेस्ट करा लो क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखना है। अगर आप इम्यून सिस्टम को अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखोगे तो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम को आपको मेंटेन कैसे रखना है? अपने आप को हाइजीन मेंटेन करके रखिए, चीजों से बचिए, प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। अगर कहीं पे भी आपको कोल्ड वगैरह हो रहा है तो चीजों को अवॉइड मत करिए, ये सारी चीजें करनी है। फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहना है, स्मॉल बट फ्रीक्वेंट मील्स, बार बार कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहना है क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को हमें मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस में लीवर सिरोसिस हो सकता है। लीवर जब बहुत तरह से बहुत सीवियर डैमेज हो जाता है तो हम उसे लीवर सिरोसिस बोलते हैं। ये तब होता है जब आपके एक्टरिक फेज आ जाती है। देन लीवर फेलियर हो जाएगा। जब पूरी तरह से लीवर में डैमेज हो जाएगा तो लीवर फेल होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। न्यूरो डिसऑर्डर हो जाएगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब बिलिरुबिन लेवल आपके ब्रेन में चला जाएगा और आपके ब्लड सप्लाई को डिस्ट्रक्ट करेगा तो न्यूरो फंक्शन यानी कि आपके ब्रेन का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ मीन्स होता है कि बेबी बोर्न विदाउट द साइन ऑफ द लाइफ, मतलब बच्चा पैदा हुआ तो वो मरा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वायरस फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर के अंदर से उनके अनबॉर्न बेबी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, प्री मेच्योर बेबी हो सकता है ये देखिए एक तरह का ये प्री मेच्योर बेबी है, इसकी फिजिकली ये मेच्योर नहीं हुआ, हो सकता है कि इंटरनल ऑर्गन में से भी कुछ ऐसा हो कि मेच्योर ना हो, या तो लो बर्थ वेट हो सकता है, मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो अंदर बेबी का हो रहा था वो प्रॉपर नहीं हो पाया। तो नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है बेबी का? 2.5 केजी होता है। तो अगर 2.5 केजी से कम हुआ तो हम उसे लो बर्थ वेट बेबी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस ई। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।